Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss the next one topic of BS Physics, which is equation of continuity for non-steady current. Non-steady current के लिए जो equation of continuity होती है वो क्या होती है? सर, equation of continuity है क्या? Okay, इसको हम कोशिश करके डायग्रामेटिकली समझेंगे कि equation of continuity है क्या, किस बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस बेस पर हम इसको ड्राइव करना चाहते हैं, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती है। ओके, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, दिस इज अ क्लोज सरफेस। ओके, इस क्लोज सरफेस में हम एक एरिया का पार्ट लेते हैं, ये सारे सरफेस का वॉल्यूम V है। हमने इस सरफेस का एक एरिया एलिमेंट लिया है जिसको हम कहते हैं DA एरिया एलिमेंट, और इस DA एरिया एलिमेंट पर, इस DA एरिया एलिमेंट के पास जो करंट डेंसिटी होगी उसको हम शो करते हैं J से। दिस J शोज द करंट डेंसिटी और इनके दरमियान में ये एंगल है। अच्छा, ये बात आपको मायने होनी चाहिए, ये जो करंट डेंसिटी है ये इस एरिया DA पार्ट की है, ये करंट डेंसिटी इस एरिया DA पार्ट की है। ओके, दूसरी पॉइंट, इसमें इस सरफेस में जो करंट अवेलेबल है वो करंट कौन सा है? नॉन स्टेडी करंट है। दिस इज अ नॉन स्टेडी करंट। नॉन स्टेडी करंट का मतलब ये है, ये करंट टाइम के साथ वेरी होता जाएगा, ये करंट टाइम के साथ वेरी होता जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज अ वेरिंग करंट। ये कौन सा करंट है? इस सरफेस में वेरी होने वाला करंट है। ओके, और दूसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस में जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, वो हमेशा आउटवर्ड होता है। जितनी नेगेटिव चार्जेस आउट होती जाएंगी उतनी इसमें अंदर पॉजिटिव क्रिएट होती जाएंगी। इसमें जितनी नेगेटिव चार्ज, ये बात आपको प्रॉपर माइंड होना चाहिए, ये सेंटेंस नोट कर लें। The flow of electrons in closed surface is always outward. Flow of electrons in enclosed surface is always outward. ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इस enclosed surface में हमेशा किधर होता है? आउटवर्ड होता है। ओके, ये जो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का enclosed surface में हमेशा किधर होता है? आउट होता है। जितनी ये नेगेटिव चार्जेस आउट होती जाएंगी उसमें इतनी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती जाएंगी, जितनी नेगेटिव चार्ज लॉस होगी उतनी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगी। तो ये एक्चुअल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये भी कॉन्सेप्ट देता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो इक्वेशन है, ये आल्सो एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी चार्जेस है वो एमिट हो रही हैं, आउटसाइड जा रही हैं सरफेस से, उतनी इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होती। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये सपोर्ट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, लास्ट में कि मैं मेहंदी लगा रहा हूं इस बोर्ड को, तो आप वीडियो को पास करके ये सारी बातें नोट कर लें, ठीक है। तो ये एनक्लोज सरफेस में जो करंट पैदा होता है, एनक्लोज सरफेस में जो करंट पैदा होता है उस करंट को मेंशन करते हैं करंट प्रोड्यूस्ड थ्रू एनक्लोज सरफेस। एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू J डॉट dA, J dot dA. This J shows the current density and dA is area element of this surface. Okay, ये बराबर होता है माइनस में dQ अपॉन में dt। अच्छा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता, इस बात को समझाने के लिए आपने करंट पढ़ा है फ्लो और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो टाइम के साथ है, इसका करंट, या इसको इस तरह भी कहते हैं रेटेड फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब रेटेड का मतलब टाइम के साथ चार्ज का फ्लो है वो करंट कहलाता है। ओके, यहाँ पर करंट कौन सा है? ये सरफेस है ना, इस सरफेस में जो करंट अवेलेबल है वो करंट कौन सा है? दिस इज अ वेरिंग करंट। ये करंट क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली वेरी होता है, दिस इज अ वेरिंग करंट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dQ अपॉन में dt, dQ अपॉन में dt। ओके, यहाँ पर हम माइनस साइन शो कर दें, क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी चार्जेस नेगेटिव एमिट हो रही हैं उतनी पॉजिटिव यहाँ पर अपीयर हो रही हैं।
जितनी इस सरफेस से नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि इनक्लोज सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो आउटवर्ड होता है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर मेंशन नेगेटिव साइन। आपने ये चीज पढ़ी। दूसरी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक आगे चलते हैं। सपोज करते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, आपने पढ़ा डाइवर्जेंस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम यू हैव स्टडीड दैट क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन j डॉट dA इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ j dV। आपने ये चीज पढ़ी है, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था फिफ्थ सेमेस्टर का, हमने वहां पर ये चीज डिस्कस कर ली है। ओके, ये इसके इक्वल होता है। दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एंड दिस वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। ओके, ये बराबर है डाइवर्जेंस, इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ j shows the current density and dV। ओके, तो दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन कौन सी सेकंड है। अब देखिए क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन j डॉट d है, ये बराबर किसके, ये इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इस जगह पर हम इस वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये दोनों सेम है, तो ये इसके इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड स्टेप में हम इसको इधर प्लेस करेंगे, तो प्लेस इट, यू विल गेट v डाइवर्जेंस ऑफ j dv इज इक्वल टू माइनस में dq अपॉन में dt। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, अब हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ j dv माइनस में d अपॉन में dt, इंटीग्रेशन q, इंटीग्रेशन q। ओके, और एक आपको कॉन्सेप्ट दूं, आपने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है, ये बराबर होती है q अपॉन में dv। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है बराबर होती है q अपॉन में dv। अगर q का वैल्यू मालूम करना चाहें तो हम इसीलिए मालूम कर सकते हैं। सो q विल बिकम्स इक्वल टू रो dv। नजर नहीं आता, ओके ओके ओके, ये तो नजर आ रहा है, ठीक है। अगर q का वैल्यू मालूम करना चाहें तो q हो जाएगा q इज इक्वल टू रो dv। तो हम इस q की जगह पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, रो dv। तो प्लेस द वैल्यू ऑफ q रो dv। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ j dv इज इक्वल टू माइनस में d अपॉन में dt, इंटीग्रेशन क्या है, रो dv। दिस इज इक्वल टू रो dv। ओके, dv से कैंसिल, इंटीग्रेशन से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ j इज इक्वल टू माइनस d रो अपॉन में dt। ओके, ये चीज बची। देखिए इंटीग्रेशन से कैंसिल, dv से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, डाइवर्जेंस ऑफ j, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस में d अपॉन dt मल्टीप्लाई रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो हम इसको इधर पुट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाए। इनको रिमूव कर लो। ओके, रिमूव कर देता हूं, नोट कर। तो आप इसको इधर लेकर आए, you will get divergence of j, divergence of current density is equal to minus में d rho upon में dt। ओके, तो हमें ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन शो करता है डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, या ये ऐसे कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी। ये नेगेटिव शो होता है, इसके रेट में क्या आई है, डिक्रीमेंट आई है, ठीक है, इसका जो रेट हुआ है वो कम हुआ है। ओके, सो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी। ओके, तो ये चीज इसके इक्वल है। ये इक्वेशन है जस्ट ओनली फॉर नॉन स्टेडी करंट। जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी मिली है हमारे पास,
नेगेटिव रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, ये जस्ट स्टूडेंट फॉर द नॉन स्टेडी करंट के लिए, ये नॉन स्टेडी करंट के लिए। अगर बात की जाए स्टेडी करंट के लिए तो उस केस में जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? व्हेन यू आर डीलिंग विद अ स्टेडी करंट इन दिस केस, उसी केस में जो रेट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी है ये हमेशा बराबर होती है जीरो के। फॉर द स्टेडी करंट जो रेट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी होती है वो हमेशा जीरो के बराबर होती है। तो स्टेडी करंट के लिए जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी वो हमेशा क्या आती है? जीरो आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दिस ओनली फॉर द नॉन स्टेडी करंट एंड दिस फॉर द स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट के लिए जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी हमेशा जीरो के इक्वल होती है और नॉन स्टेडी करंट के लिए ये आते हैं। और फिर हम इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। तो एमसीक्यू इस तरह सकता है, रेट ऑफ, या इस तरह कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी फॉर द स्टेडी करंट इज, divergence of current density for the steady current is option A minimum, maximum, positive, option D negative, option E zero. Which is correct one option? So E is correct one option. जो करंट डेंसिटी होती है, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी होती है फॉर स्टेडी करंट हमेशा क्या होती है? जीरो के इक्वल है। क्यों जीरो के इक्वल होती है? इसका क्या रीजन है? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी होती है, रेट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ये जीरो के इक्वल है। जब ये जीरो के इक्वल हो जाती है तो जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी ये इस पर डिपेंड है, ये जीरो के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये भी जीरो हो जाएगा जवाब। ओके, तो ये शो करता है कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इसके इक्वल है फॉर नॉन स्टेडी करंट और स्टेडी करंट के लिए इसके इक्वल है। ओके, जो आपको पहले कांसेप्ट बताया कि यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो भी वैलिड है, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्जेस एनक्लोज सरफेस से आउट होती हैं उतनी पॉजिटिव चार्जेस उसमें क्रिएट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर सो वैलिड। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? वो बिल्कुल वैलिड है। ओके, तो if you have any question you are free to ask, you can comment me as soon as possible, I will respond to you. Okay, we will see you next. Thank you.